जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। कोरोना से संग्राम में हमारा यही गीत, यही संकल्प है और अंततः हम सब मिलकर इस महामारी पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। वेकअप करनाल में दोस्तों आप सबका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान। आज के मेहमान हमारे, उनका स्वागत करता हूं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं, आप करनाल के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर BK ठाकुर, डॉक्टर भरत ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनाल से। मैं चंडीगढ़ स्टूडियो में हूं। डॉक्टर ठाकुर, आपका स्वागत है वेकअप करनाल में। आपका भी धन्यवाद बुलाने का। आपका अपना रेडियो स्टेशन है डॉक्टर साहब, और इसमें आने का आपका अधिकार है और इसके माध्यम से उन सारी बातों पर चर्चा करना जो हमारे देखने सुनने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, खास तौर पे आंखों के बारे में जिस पर आपकी विशेषज्ञता है, ये आपका अधिकार है। डॉक्टर ठाकुर, 1980 में आपने MS किया आई में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। करनाल में महावीर दल को कौन नहीं जानता। वैसे तो डॉक्टर साहब को भी करनाल के रहने वाले सब लोग उसी तरह जानते हैं, लेकिन महावीर दल एक इंस्टीट्यूशन के नाते, एक अस्पताल के नाते सब लोग उससे परिचित हैं। तो डॉक्टर साहब ने अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल उसी संस्थान महावीर दल से की, और फिर अर्पणा अस्पताल भी चिरपरिचित संस्थान है चिकित्सा का करनाल में। अर्पणा अस्पताल में भी आप कंसल्टिंग सर्जन रहे और 1990 से अपनी प्रैक्टिस आप करनाल में कर रहे हैं, जहां आंखों की देखभाल, आंखों की सर्जरी, वो आपका विशेषज्ञता का क्षेत्र है। नेत्रदान की प्रक्रिया से आपका बरसों पुराना जो है जुड़ाव है, और 2006 से माधव नेत्र बैंक जो करनाल से संचालित होता है उसके आप मेडिकल डायरेक्टर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनेक जिम्मेदारियां डॉक्टर साहब निभा रहे हैं अपने फील्ड में। आंखों की विशेषज्ञता के मोहल्ले में आप की अनेक उपलब्धियां हैं। मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत पुनः करते हुए आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो नेत्रदान दिवस मनाया जाता है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और फिर हम बात करेंगे कि नेत्रदान का वास्तव में महत्व कितना है और उसके अलग अलग आयाम पर माधव नेत्र बैंक के बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ, एक बात और दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर साहब और मैं बात करेंगे अगले करीब 1 घंटा, इस दौरान आप भी हमारी बातचीत में सीधा जुड़ सकते हैं। अर्थात आप टेलीफोन पर स्टूडियो के हमारे नंबर पर, जो कि फेसबुक के दोस्तों के लिए सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और रेडियो पर सुनने वाले दोस्तों के लिए शुभम अभी बोलकर बता देंगे, इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे सवाल कर सकते हैं डॉक्टर भरत ठाकुर जी से आंखों के जुड़े किसी भी मसले पर। तो कॉल जरूर कीजिएगा, बातचीत उससे और आनंददायक बन जाती है। नेत्रदान दिवस क्यों मनाते हैं और इसकी पृष्ठभूमि क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका और शुभम जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का। आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि विश्व नेत्रदान दिवस क्यों मनाया जाता है। कभी भी कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा हो जाती है जब किसी विषय के साथ जुड़ जाता है। आज का दिन नेत्रदान के लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया गया, पर हम हिंदुस्तान में, हम भारतवर्ष में संत सूरदास जयंती के रूप में नेत्रदान दिवस मनाते हैं। दोनों बातें मैं जोड़ रहा हूँ। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात चल रही है, और जो भारतवर्ष में हम मनाते हैं वो हम संत सूरदास जी, जो दोनों आंखों से थे, अफेक्टेड थे, उनके नाम पर हम नेत्रदान के रूप में उस दिन को मनाते हैं। जी पर हिंदुस्तान में पखवाड़े के रूप में हम 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जाता है। जी, ये पिछले लगभग 40 वर्षों से मनाया जा रहा है। भारतवर्ष की हर स्टेट गवर्नमेंट और जो नेशनल लेवल पे जो बॉडी बनी हुई है, वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नेत्रदान जागरूकता पखवाड़े के रूप में 15 दिन का ये समय लिया जाता है। जी डॉक्टर, क्योंकि आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, और भारत में हम जैसे बताया कि 5 जून में मनाते हैं, और पखवाड़ा हम 25 अगस्त से 8 सितंबर तक 15 दिन के लिए मनाते हैं। ये अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है
लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जो हमारी आंख की कॉर्निया खराब हो जाती है, उसको केवल मात्र हम नेत्रदान द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। जी ये हम करनाल में जब हम थोड़े से आयु में 45-50 वर्ष के हुए, जब संस्कार पे जाया करते थे कार्य, तो वहां जाकर बुरा लगता था कि शरीर को जो पंच तत्व में मिला देते हैं, तो इतनी कीमती आंखें होती हैं, इतने कीमती अंग होते हैं हमारे, उन सबको हम पंचभूत में मिला देते हैं। ये अंग अगर हम किसी और को दे सकते तो कितनों के हम मतलब जीवन ज्योति ला सकते थे। ये मन में विचार आया आज से 20 साल पहले। तब हमने कुछ लोगों ने मिलकर करनाल में दानवीर करण नेत्र कोष नामक एक संस्था को हमने शुरू किया था। जी डॉक्टर। पर कुछ समय के बाद हमारे करनाल में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बंधु थे अरुण जी, उनके कहने पर हमने इसका नाम माधव नेत्र बैंक सन 2006 में किया था, क्योंकि उसी समय ही पूरे भारतवर्ष में संघ ने यह निश्चय किया था कि नागपुर से शुरू करके पूरे भारत में इसकी श्रृंखलाएं शुरू की जाएंगी। तो उसी दिन जून में मास में 2006 में पहली शाखा नागपुर में शुरू हुई थी, और उसी ही दिन करनाल में, हरियाणा में पहली शाखा करनाल में कर्ण पार्क में उसका समारोह हुआ था और शुरू किया गया था। तो ये जागरूकता के अंतर्रूप शुरू किया गया था। शुरू में तो हम केवल मात्र आंखें लेने के लिए शुरू किया था, और बाद में हमने धीरे धीरे इसको प्रत्यारोपण के रूप में भी एक सेंटर डेवलप किया, और अब ये अपने आप में काफी अच्छी स्थिति में आ चुका है। आप कोई और क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उस रिलेशन में आगे सारे आंकड़े भी बताता जाऊंगा। जी डॉक्टर साहब, दुनिया में, और दुनिया में ही नहीं, भारत में, क्योंकि भारत उसका सारे विश्व का हिस्सा है, हजारों लोग ऐसे हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के कारण देख नहीं पाते, अंधेरे में जीते हैं। उनके लिए दुनिया का एक ही रंग होता है, काला। और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को दूर करने का, यानी उन लोगों की आंखों में रोशनी भरने का, उनकी दुनिया में रंग भरने का, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि एक ही तरीका है कि कॉर्निया तो साहब किसी मनुष्य की शरीर से लेकर उसको ट्रांसप्लांट ही किया जा सकता है। जैसे रक्त के बारे में भी हम आज तक यही कहते हैं कि रक्त की कोई फैक्ट्री कितना भी बड़ा धन्ना सेठ वो लगा नहीं सकता। इसी तरह कॉर्निया अगर चाहिए तो किसी की आंख से लेकर ही लगाना पड़ेगा, अर्थात ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांटेशन के लिए कॉर्निया चाहिए, और कॉर्निया मृत व्यक्ति के आंख से निकाला जा सकता है, क्योंकि कॉर्निया साधारण मनुष्य की मृत्यु के साथ तुरंत उसकी मृत्यु नहीं होती, वो बेकार नहीं होता। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि कष्ट होता था ये देख के कि व्यक्ति की मृत्यु हुई क्योंकि नेत्रदान हुए नहीं, तो कॉर्निया उसके साथ ही पंचभूत में वो मिला दिया जाता। जबकि बहुत सारे लोग इस बात के इंतजार में है कि कोई उनको एक कॉर्निया तो दे, कोई रोशनी तो दे। उसी प्रक्रिया में से माधव नेत्र बैंक कैसे बना, डॉक्टर साहब ने उसका जिक्र किया। 80-90 लाख लोग साधारणतया भारत में सहज भाव से, मुझे लगता है, हर साल उन मृत्यु को प्राप्त होते होंगे। नेत्रदान न होने के कारण उनकी आंखों का कॉर्निया उनकी चिता में, या उनकी चिता में जलकर या कब्र में दफन होकर समाप्त हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है, ये प्रोसेस वैसे है कितनी पुरानी? मुझे लगता है कि मनुष्य के शरीर का ये सबसे पहला अंग रहा होगा जो जिसका प्रत्यारोपण शुरू हुआ होगा। आज तो बहुत कुछ ट्रांसप्लांट हो जाता है। बिल्कुल, मैं अब थोड़ा इसके बारे में, अब कॉर्निया के और इस ट्रांसप्लांटेशन की हिस्ट्री बताता हूँ। जी बिल्कुल, जी इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ जी, हमारी जो आंख है इसका साइज 1 इंच का होता है। हमारी उंगली का अगर पहले वाला हिस्सा जो ऊपर मुड़ जाता है, फेलेक्स बोलते हैं, केवल मात्र आंख का साइज 1 इंच है। और ये एक बहुत अच्छा कैमरा है। आजकल हम सब मोबाइल के युग में जी रहे हैं। आजकल पहले हम देखते थे कि एक एक कैमरा होता था, अब 2-2 कैमरे आने लग गए हैं मोबाइल में, 3-3, 5-5 तक कैमरे आने लग गए हैं। तो हर कैमरे के आगे एक शीशा लगा होता है जो
फोकस करता है। आजकल तो डिजिटल आ गया है, पहले जमाने में रील लगती थी फोटोग्राफिक कैमरे में, पीछे रील होती थी, आगे कैमरा लेंस फोकस करता था, फिर जाकर हम डेवलप करवाते थे फोटोग्राफी के पास जाकर, उसके बाद हम फोटो को देखते थे। पर अब इतना आसान तरीका हो गया है कि मोबाइल कैमरे में जो लेंस लगा हुआ है वो फोकस करता है और डिजिटल तरीके से ही वो उस पर इमेज बना लेता है और हम देख लेते हैं। तो ये जो कैमरे बने ये हमारी आंख को देख के ही बने थे। सबसे पहला कैमरा तो हमारी आंख ही दुनिया में थी, तो लोगों ने इसको देख के कैमरा बनाया था। प्रभु तो जो हम आंख देख रहे हैं इसके आगे एक बिल्कुल काली सी पुतली होती है, जो होती तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, शीशे की तरह होती है। वैसे मैं मॉडल भी लेके आया हूँ, ये मैं दिखाने के लिए, मेरे हाथ में मॉडल है तो ये 8-9 इंच का। इसके आगे ये काली पुतली बनी हुई है जो हम देखते हैं, अपनी नेचुरल भी देखते हैं। इसका साइज केवल मात्र 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर। जी। और इसकी मोटाई होती है 1 मिलीमीटर। मतलब एक प्याज के छिलके जितना मोटा होता है और 10 मिलीमीटर ये बड़ा होता है साइज में, गोल। केवल मात्र इसके खराब होने पर, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, इसके खराब होने पर जो पीछे फोटो बननी थी हमारे रील के ऊपर, हमारे ब्रेन को दिखने वाली, वो फोटो साफ नहीं बनती, केवल मात्र इस कॉर्निया की वजह से। तो ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, जो जिसको कॉर्निया खराब हो जाए और उसकी वजह से वो ना देख पाए, उसको हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसका साइज मात्र केवल 1 मिलीमीटर मोटा और 10 मिलीमीटर बड़ा। अब इतनी सोचने की बात है कि इतने बड़े शरीर के अंदर मात्र 1 मिलीमीटर वाली चीज जो प्याज के छिलके जितनी होती है, इसकी जरूरत होती है, और इतनी चीज से हम किसी व्यक्ति को रोशनी दे सकते हैं जो विश्व से मतलब किसी कारण से दृष्टि बाधित है और कॉर्निया की वजह से दृष्टि बाधित है, केवल मात्र कॉर्निया की ट्रांसप्लांटेशन से वो रोशनी देख सकते हैं। तो ये मेरा कहने का था। आपने पूछा था कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या होती है, ये कॉर्निया की शक्ल, और इसको मैंने वैसे एक मॉडल के रूप में भी बना रखा था। आपने ये पीछे का पर्दा होता है, इस पे फोटो बनती है, जैसे हम कैमरा में देखते हैं फोटो बनती है, ऐसे ही हमारी आंख के अंदर कॉर्निया तो केवल एक फोटो फोकस करने के लिए होता है, और अगर वो खराब हो जाए तो उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसको कॉर्नियल डोनेशन कहते हैं। कितने वर्षों पहले मनुष्य ने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट डॉक्टर साहब सीखा था? माने शुरू में तो ये इसको लगभग 45 साल की हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है जी। डोनेशन की हिस्ट्री 45 साल की है। आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट में जब ये लोग किया था तो 45 साल पहले ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ था। और हिंदुस्तान में इस समय लगभग 1100 बैंक रजिस्टर्ड हैं, 200 बैंक एक्टिव हैं। 200 में से केवल मात्र 80 ऐसे हैं जो केवल 50 से ज्यादा नेत्रदान करवा सकते हैं। कहने की बात यह है कि बहुत नेत्र बैंक खुले पर मेजॉरिटी बंद हो गए। आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में लगभग 45,000 डोनेशन होती हैं सिर्फ। तो डॉक्टर साहब आपने कहा 45,000 साल में हो जाती है डोनेशन? 45,000 डोनेशन आई, मतलब 22,000 लोग मुश्किल से नेत्रदान करते हैं। और जबकि हमारी रिक्वायरमेंट, आपने भी डाटा के हिसाब से भी बोला कि 80 लाख हमारे में यहाँ पर जो आंखों से पीड़ित हैं, और जो कॉर्निया से पीड़ित हैं वो भी 70 लाख लोग ऐसे हैं जो कॉर्निया की डिजीज से अफेक्टेड है। भारत में इस समय 70 लाख लोगों को कॉर्निया चाहिए। हाँ, पर इसमें क्या है, जो बाइलेटरली जो दोनों आंखों से दृष्टि बाधित हैं वो मात्र केवल 2 लाख होंगे। इनकी एक आंख खराब हो गई, वो भी कॉर्निया तो खराब है ही, कॉर्निया तो उनको चाहिए, पर वो ब्लाइंड नहीं कह सकते क्योंकि अपना काम दूसरी आंख से कर सकते हैं। तो एक आंख से अफेक्टेड वाले 60-70 लाख लोग हैं, और दोनों आंखों से जो ब्लाइंड बैठे हैं, लिटरली ब्लाइंड बैठे हैं, वो मात्र 2 लाख हैं। तो 2 लाख में से कितनों को आंख मिली? मुश्किल से 20,000 को। तो 1,80,000 लोग तो वैसे ही रह गए, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो कॉर्नियल की मतलब ब्लाइंडनेस बढ़ती जा रही है, और केवल मात्र हम 20,000 ऑपरेशन साल में कर सकते हैं। और क्या रेशो का बना क्या, 1100 बैंक थे,
एक्टिव रहे 200 में से केवल 80 बैंक हैं जो 50 से ऊपर डोनेशन करवा सकते हैं। हमारा करनाल जो है इस समय पूरे हिंदुस्तान में 7वें स्थान पर है। अगर हम 40 बैंक एक्टिवली मानते हैं कि जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, उसमें से हमारा करनाल का अपना स्थान इस समय 7वें स्थान पर आ चुका है। यहाँ पर डोनेशन साल में लगभग 1000 डोनेशन हो जाती है। अगर हम टोटल पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि 40,000 हुई हैं, उस 40,000 में से करनाल से 1000 की डोनेशन हो जाती है। आई डोनेट करने के लिए आपने जैसे माधव नेत्र बैंक की बात की, ऐसे आपने कहा देश भर में 40 संस्थान काम करते हैं। इनकी भूमिका क्या होती है और कौन कर सकता है आंख डोनेट? रक्तदान किसी को करना है तो मैं चला जाऊंगा जो ब्लड बैंक में, वहां जाके खूनदान कर सकता हूं। तो कौन रक्तदान के लिए कौन एलिजिबल है? जीवित व्यक्ति का कॉर्निया लेने का भी प्रावधान है, मृत्यु होने पर ही नेत्रदान होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने। प्रश्न बड़ा अच्छा है, मैं इसको जरा मजाक में भी ले लूंगा। जैसे आपने कहा ना, कोई जीवित व्यक्ति भी दे सकता है, आप भी चाहें तो एक आंख दे सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेत्रदान, हाँ, वो कोई होता नहीं है। ये तो मजाक की बात थी। आपने पूछा कि कोई जीवित व्यक्ति दे सकता है, हाँ दे सकता है, पर क्योंकि इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मरने के बाद भी लोग दान अब देने लग गए हैं। जो ये डाटा हमारे पास पहले था कि केवल मात्र 200-400 डोनेशन होती थी, अब बढ़ के 40,000 हुई हैं, पर ये भी बहुत थोड़ा मतलब फिगर है। 40,000 कोई डोनेशन नहीं है। जैसे आपने कहा कि 80 लाख लोग, तो शायद मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम कितने लोग मरते होंगे रोज, पर जितने लोग मरते हैं अगर वो सारे दान कर दें तो हिंदुस्तान में एक दिन में ही ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस दूर हो सकती है। तो व्यक्ति कोई भी दान कर सकता है, आयु का भी कोई संबंध नहीं है। अभी करनाल में हमने पिछले मतलब अगर हम 16 साल हो गए हैं काम करते हुए, जन्म होते ही किसी की डेथ हो गई बच्चे की, तो माँ बाप ने बुलाकर पहले ही दिन आई डोनेट करवाई। ऐसे 3 एग्जाम्पल करनाल के हैं। ऐसे आयु के हिसाब से भी जो व्यक्ति 100 साल भी पूरा कर गया, पर उसका अगर पुतली ठीक थी, कॉर्निया ठीक था, उसकी भी डोनेशन हुई है और वो लगी भी है किसी और को। आपने कहा कि एक दिन का जो शिशु था उसकी मृत्यु हो गई, दुर्भाग्य से माता पिता ने उसके नेत्रदान कर दिए, उसका रेटिना इस्तेमाल हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया। 100 साल का भी आपने जिक्र किया। ये जो 100 साल वाला व्यक्ति है और उसका कॉर्निया मान लो उस समय चुस्त दुरुस्त है, वो अगर ट्रांसप्लांट होता है तो जिसके ट्रांसप्लांट होगा उसको वो वर्षानुवर्ष तक ठीक रह सकता है? बिल्कुल। बात ये भी प्रश्न बहुत साइंटिफिक हो गया है कि जिनका कॉर्निया एक बार ही लग गया, क्या ये दोबारा भी लग सकता है? हाँ, ये एक एडिशनल सवाल। हाँ, क्योंकि भगवान ने तो आयु हमारी 100 साल की बना के लिखी थी, तो 100 साल के बाद तो सारा शरीर के अंग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा कॉर्निया भी समाप्त हो जाना चाहिए था, पर होता नहीं है। कॉर्निया अगर ठीक ठाक रह जाए तो ये दोबारा भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है साइंटिफिकली, पर क्योंकि इसको प्रक्रिया को शुरू हुए ही अभी 45 साल हुए हैं, तो हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी व्यक्ति को हमने जिसको ट्रांसप्लांट किया हो उसकी अब मृत्यु हो गई हो और वो आंख निकाल के दोबारा किसी और को लगाई हो। ऐसा अभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, पर हो सकता है टेक्निकली साइंटिफिकली दोबारा भी आंख लग सकती है। और हम कहते हैं कि 7 बार ही लग सकती है, क्योंकि 7 जन्म के लिए शरीर मिलता है, तो ये ट्रांसप्लांटेशन 7 बार ही हो सकती है, पर ये अभी प्रैक्टिकली हुआ नहीं है। ये एक सवाल पूछ रहे हैं हमारे मित्र आशुतोष, उन्होंने लिखा है कि जिसकी आंखें कमजोर हो, कमजोर आईसाइट वाला व्यक्ति अपना कॉर्निया जो है दान करेगा, हाँ, तो वो क्या जिसको वो कॉर्निया लगने वाला है उसको चश्मा लगाना पड़ेगा तुरंत पहले दिन से? क्या इसका चश्मे से भी संबंध है डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये 90% लोग यही पूछते हैं हमारे से, डॉक्टर साहब जिसकी आंख ले रहे हो क्या वो हेल्दी थी, क्या उसको ठीक दिखाई देता था, या चश्मा भी कहते मांगना पड़ेगा, लगाता था, कुछ उसका पर्दा खराब था और बीमारी थी। तो मेरा कहने का निवेदन यही है, जो हम कॉर्निया निकाल रहे हैं वो मात्र केवल 10 मिलीमीटर का साइज था और वो 1 मिलीमीटर मोटा था। उसकी वजह से अगर रोशनी खराब हो उसकी, तो वो तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा।
100% कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सिर्फ बदलना है कॉर्निया। अगर मान लो दूसरे व्यक्ति को जिसको आंख लगनी है उसके पीछे पर्दे ही कमजोर हैं, वो अलग बात हो गई। तो कॉर्निया की वजह से कॉर्निया 99% ठीक ही होता है जिसका लगाते हैं हम। जिसका खराब होता है हम लगाते ही नहीं उसको, क्योंकि परसेंटेज ऑफ यूटिलिटी भी काफी कम है। अगर हम मान लो 100 आंखें लेके आते हैं तो 40 आंखें ही लग पाती हैं, 60% आंखें लग नहीं पाती। किसी कारण से उसकी आंखें खराब होती हैं, पहले ही हम लगाते ही नहीं है। अगर हेल्दी कॉर्निया होगा, उसके टेस्टिंग रिपोर्ट ठीक होगी, ब्लड रिपोर्ट ठीक होगी, तभी हेल्दी कॉर्निया ही लगाते हैं, अनहेल्दी कॉर्निया लगाते ही नहीं। आंखों की बात कर रहे हैं, नेत्रदान की बात कर रहे हैं। एक श्रोता जुड़ गए हैं स्टूडियो में। हेलो जी चौहान साहब, नमस्कार। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सुरेश पंडित जी बोल रहे हैं गोंदर से। हाँ हाँ पंडित जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक राणा जी, अपने सुना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाइए, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना। एक बच्ची है 19 साल की, भतीजी है मेरी, और 3 साल की थी वो, उसको ऐसे ही दिखता था। फिर उसको लकवा मार गया। लकवा मारने के बाद करनाल ले गए तो वो बोले इसके वाल लगी, वाल एक गुड्डा काम छोड़ गया। तो वहाँ वाल लगाने के बाद उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। वाल लगाने के बाद उसकी रोशनी चली गई। पंडित जी आप पूरी बात कह लीजिए, फिर डॉक्टर साहब ने आपसे कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे। हाँ, तो उसकी मतलब 18-19 साल हो गए, अब तक उसकी मतलब दोबारा रोशनी नहीं आई। मैं जवाब दूंगा। 3 साल की थी जब सही दिख रहा मैंने। लकवा मारने के बाद वाल लुवाई करनाल, तो वाल लगवाने के बाद रोशनी बंद होगी। मैंने आपकी बात पूरी सुन ली है। हाँ जी। बुरा लगता है कि छोटे से बच्चे की और 19 वर्ष की आयु में बच्ची की रोशनी चली गई। जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो ये लगता है कि जो वॉल्व की सर्जरी आपने हार्ट की सर्जरी करवाई है, उसके बाद आप कह रहे हो कि रोशनी चली गई, तो उसको कोई सिस्टमिक डिजीज, मतलब कोई और ब्लड की डिजीज होगी जिसकी वजह से उसके आंख के पर्दे पीछे के खराब होंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई उसकी फोटो हो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं फोटो देख के भी काफी हद तक सलाह दे दूंगा। अगर वो आगे की पुतली उसकी ठीक है, जो आज बात चल रही है, नेत्रदान की बात चल रही है, तो उसमें तो सहायता हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये बच्चे को देखने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अच्छा तो यही रहेगा कि आप उसको लेके आ जाएं या मुझे व्हाट्सएप पे उसकी रिपोर्ट्स भेज दें। पंडित जी किसी समय अब कोरोना का चल रहा है, एकदम तुरंत जाने के लिए तो मैं भी एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन जब भी आपको मौका लगे डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए और देखकर उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना ज्यादा सरल होता है और सटीक होता है। अब असल में उसके मामले में क्या इंटरवेंशन हो सकती है, जब तक प्रत्यक्ष नहीं देखा जाएगा तब तक कहना कठिन है। हमने इसको मधुबन दिखाया था, मधुबन। हाँ हाँ। तो वो बोल रहे थे जो आगे वाली रोशनी है वो सही है, इसकी जो पीछे पतली बनता है ना, हाँ, वो खराब हो गया। हाँ, मतलब ये नेत्रदान की जरूरत नहीं है उसको, उसके पीछे पर्दे ही कमजोर हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी पक्की बात तो रिपोर्टें देखने के बाद ही या मरीज को देखने के बाद ही ठीक होगा। चलिए पंडित जी धन्यवाद, आपने कॉल किया, और आवश्यक समझें तो सामान्य स्थितियां बनने पर एक बार डॉक्टर साहब से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। आपके पास दूसरे किसी अन्य विशेषज्ञ के पास जाने का विकल्प भी मौजूद है और डॉक्टर साहब भी आपको राह दिखा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। इस स्थिति में मान लीजिए उसका कोर्निया तो हम मान के चल रहे हैं, जैसे इस केस में लगता है कि कोर्निया तो ठीक होगा, कहीं ना कहीं उस सर्जरी के दौरान या पैरालिटिक अटैक के दौरान उस बच्ची का जो पर्दा है, उस वहां की ब्लड सप्लाई या तो अवरुद्ध हुई होगी, कुछ ना कुछ इस तरह की कोई का सिनेरियो पैदा हुआ होगा। तो जब ये जो आंख का पर्दा खराब हो गया, मान लो ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां इमेज बन रही थी, या कोर्निया के अलावा जो संकट हो सकते हैं, क्या वहां भी रिवाइवल संभव है डॉक्टर साहब? रोशनी का वापस आ सकती है? अगर बच्चे को दिन और रात का पता लगता है, उसको कोई आता जाता हुआ हिलता हुआ कोई चीज दिखती है, तो संभव है। अगर उसको दिन और रात का भी नहीं पता लग रहा कोई, फिर मुश्किल हो जाएगा जी। मतलब उसको रोशनी दिखनी चाहिए। अगर रोशनी दिखती है तो मतलब पीछे का पर्दा कुछ जान है उसमें कुछ अगर उसको दिन और रात का भी नहीं पता लग रहा तो फिर मुश्किल होगा। ये कहते हैं निखिल राणा कि मेरे जैसे अनेक व्यक्ति कंप्यूटर और मोबाइल पर लगभग 10 से 12 घंटे
लगातार काम करते हैं। निखिल राणा जी वाली बात में मैं भी शामिल हूं। अनेक वर्षों से, माने 90 के दशक के आखिरी चरण से लेके आज तक निरंतर घंटों कंप्यूटर लैपटॉप पर रहने का मेरा भी तजुर्बा है, जिससे आंखों में दर्द और माथे और दिमाग पर स्ट्रेस पड़ता है। ऐसे में अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और पतंजलि की दृष्टि आंखों में बहुत लगती है, तो क्या उसका इस्तेमाल सही है? जी डॉक्टर साहब, इस पर कमेंट कर दीजिए, फिर हम लौटेंगे मूल विषय पर। आजकल जिस हिसाब से कोरोना फैला हुआ है, स्कूल वगैरह सब बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, 90% लोग घरों से ही काम कर रहे हैं। बच्चे भी, सारे बच्चे, कोई भी बिरला बच्चा होगा जो कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा होगा। तो आजकल के जमाने में 10 से 12 घंटे काम करना कोई मतलब ज्यादा नहीं है। आजकल तो औसत हो गया, औसत हो गई है। सारा दिन सुबह से उठ के हम भी, सच्चाई तो यह है, हम भी पहला काम मोबाइल ही देखते हैं, किसका मैसेज आया है, किसके वो आ रहे हैं। 80% काम हमारा मोबाइल पे हो गया है। कोई ऐसा नुकसान नहीं है, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, पर लगातार देखना और बगैर ब्लिंकिंग करे हुए देखते जाना तो वो स्ट्रेनुअस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हर 3-4 मिनट के बाद, जैसे स्क्रीन सेवर आते थे पहले, कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर लगा होता था, तो अपने आप कंप्यूटर बंद हो जाता था, फिर हमें दोबारा माउस को हिलाना पड़ता था। तब अभी भी लगा होता है माउस से, इसके साथ स्क्रीन सेवर लगा होता है, लोग इस्तेमाल नहीं करते। हमें हर 3-4 मिनट के बाद 10 सेकंड का रेस्ट लेना ही चाहिए। तो अगर ये हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें 15 मिनट का, 15 मिनट के बाद 10-15 सेकंड के लिए, तो हम ये समस्या से दूर हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पतंजलि की जो आई ड्रॉप्स हैं ये कितनी ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। काउंटर इरिटेंट, वो ठंडा पानी भी हम डालते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और बाद में अच्छा लगता है कि हमें ठंडक महसूस हो गई। अब जितनी भी ये दवाइयां आई हैं, अब ये इनमें थोड़ा सा, जैसे प्याज के छिलके का पानी है, थोम के रस का पानी है, ये लगता है। एक अल्कोहल की मात्रा कई दवाइयों में, होम्योपैथी की दवाइयों में अल्कोहल डाल देते हैं, उससे आंखों में बहुत जलन होती है और काउंटर इरिटेट होता है। जैसे हम कहते हैं आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, तो ऐसे ही आंख में भी थोड़ा सा काउंटर इरिटेंट कोई दवाई डाली, चाहे वो प्याज के छिलके का पानी हो, अल्कोहल की मात्रा हो, या सिंपल ठंडा पानी भी हो, उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। तो हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, छींटे मार लेनी चाहिए। पर किसी की वो मतलब पतंजलि की हो या कोई भी दवाई हो, जिसमें आईटोन आती है, आयुर्वेदिक की आती है, होम्योपैथी की सिनीरिया आती है, आप जैसे बोल रहे हो पतंजलि दृष्टि आती है, किसी में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, पर फायदा भी नहीं। वेद भारद्वाज जी फेसबुक पर लिख रहे हैं कि डॉक्टर भरत ठाकुर जी सक्षम के द्वारा बहुत ही समाज के कल्याण के कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को शुभकामनाएं। सक्षम पर भी बात करेंगे हम, और उससे पहले एक बार वापस लौटते हैं मूल विषय पर, नेत्रदान और कॉर्निया के संकट पर। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कितने प्रतिशत लोग साधारणतया कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं, और क्या वो जन्मजात ही होते हैं सारे के सारे, या बाद में भी ये संकट उम्र के किसी पड़ाव पर पैदा होता है, और कितने फीसदी लोगों में बाद में होता है, अगर बाद में होता है? क्योंकि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस 0.5 से 0.0 मतलब 1% तक मैक्सिमम इसकी इन्वॉल्वमेंट है जी। जितने ब्लाइंड लोग आते हैं उनमें से 1% इज कॉर्नियल ब्लाइंड। अच्छा। तो हिंदुस्तान में हम, जैसे हम गिन रहे थे कि अभी मैंने पहले शुरू में जिक्र किया था, बायलेटरली कॉर्नियल ब्लाइंड थोड़े हैं, पर एक आंख से विजुअली ब्लाइंड काफी है। दूसरा, आपने पूछा क्या ये बचपन से होता है? बचपन में बच्चों को चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मात्र मतलब जहां पर पिछड़ा वर्ग कह लीजिए या गरीब वर्ग है, जो शुरू में ख्याल नहीं करता, सिंपल से आंख दुखने आ जाती है तो भी लोग दवाई लेने नहीं आते जी। उस समय अगर दवाई ले लेते तो वो कॉर्निया बच जाता। तो लोग उस समय अगर दवाई नहीं डालते तो कॉर्निया बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब जैसे आज विश्व नेत्रदान दिवस है, तो सबसे ज्यादा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इस समय अफ्रीका में है। अच्छा। जो गरीब मुल्क हैं, जहां पर वो बेसिक प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते, वो वाले बच्चे बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, उनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाती है। होली के दिनों, दिवाली पे पटाखों की वजह से, और आजकल कई बार एसिड वगैरह जितने भी केमिकल में लोग काम करते हैं बच्चे,
आजकल चाइल्ड लेबर भी बहुत काम करती है, उनको जब कॉर्नियल इंजरी हो जाती है तो चोट की वजह से भी कॉर्निया बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो बचपन में ये चीजें होती हैं। बड़ों में विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से भी, क्योंकि बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, बंगाल में अभी भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी कॉर्निया खराब हो जाता है। पर हमारे भाग्यवश उत्तर भारत में और बाकी जब जगह पर किसी प्रकार की कोई विटामिन ए डेफिशिएंसी नहीं है। तो खाने पीने की कमी से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मात्र केवल कुछ कमियां सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी आंखें खराब हो जाती हैं। मात्र विटामिन ए जो हम लेते हैं, केवल मात्र एक केला खाने से, 10 ग्राम मूंगफली खाने से, एक पपीता खाने से, थोड़ा सा आम खाने से हम एक हफ्ते के लिए विटामिन ए ले सकते हैं। तो हमारे इस हिंदुस्तान के उत्तर भारत के हिस्से में किसी प्रकार की विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस या कॉर्निया के पर संकट जो है वो किसी भी आयु में आ सकता है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आंख की संभाल करने में आपसे लापरवाही हो जाए, या आप अज्ञानतावश अपनी आंखों की संभाल ना करें, कोई दुर्घटना हो गई, उसके कारण भी आपका कॉर्निया खराब हो सकता है, आपकी आंखों की ज्योति जा सकती है। एक बात डॉक्टर साहब ने ये बताई। और बड़ी आयु में विटामिन की डेफिशिएंसी भी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी इस संकट का कारण बन सकता है। लेकिन उत्तर भारत में ये समस्या नहीं है, क्योंकि जितना विटामिन चाहिए होता है वो साधारणतया हम किसी न किसी अपने भोजन के हिस्से से प्राप्त कर लेते हैं। एक और श्रोता डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, उनके पास चलते हैं। गोंदर जी, हेलो। हेलो चौहान साहब, नमस्कार जी। नमस्ते जी। चौहान साहब, देवेंद्र शर्मा बोल रहे हो बड़ा से। बड़े आड़े देवेंद्र शर्मा जी, क्या हाल चाल? सर बिल्कुल बढ़िया जी, और बढ़िया। हाँ बढ़िया। गांव में सब राजी खुशी? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब को पहले तो मेरे नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसे कि मेरे गांव में 2-3 बुजुर्ग आदमी है जो आंखें बनवाना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब इसमें कुछ हेल्प हो सकती है तो बताओ। हाँ, नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, करनाल में आपको आना पड़ेगा, बनने लायक होंगी, बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाना पड़ेगा आपको। हाँ कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, उनको मैं लेके आ जाता हूँ आपके पास। एक प्रश्न इसमें ये है मेरा, क्योंकि ये बड़ा से बोल रहे हैं देवेंद्र शर्मा जी, इनके पास में एक छोटा सा गांव है मानपुरा, बड़ा के साथ ही लगता है, आपको भी ध्यान होगा। आप तो जिले के पूरे कर्म क्षेत्र का सारे हिस्से से पूरी तरह वाकिफ हैं। तो मानपुरा के एक हमारे और बुजुर्ग हैं, हमारे श्रोता हैं, रेगुलर सुनते हैं रेडियो, मुझे लगता है 60 से ऊपर उम्र होगी उनकी भी, और उनकी पत्नी की भी उन्होंने एक दिन कहा कि आंख बनवाना चाहता हूं जी मैं। तो क्या इस दौरान, जबकि कोरोना का लॉकडाउन वाला फेज चल रहा है, इन दिनों आंख की ये सर्जरी हो रही है क्या, या रुकी हुई है सारी सरकारी और निजी अस्पतालों में? हाँ, बीच में तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया था कि कोई भी प्लान सर्जरी नहीं हो सकती, और हम लोगों ने भी 15 दिन बिल्कुल कोई सर्जरी नहीं करी, क्योंकि हमारी सारी प्लान ही होती है। पर 10 में से एक व्यक्ति को इमरजेंसी हो जाए तो हम करते ही थे। कोई काला मोतिया आ जाए, चोट की वजह से आ जाए, तो मतलब सरकार ने भी यही इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप कोविड का टेस्ट करवा के अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही इमरजेंसी है तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन नहीं कर सकते, पर हाँ, जो बिल्कुल प्लान्ड है थोड़ा समय टाल सकते हैं। तो हमने 15 दिन तो कोई सर्जरी नहीं करी। आजकल भी बहुत थोड़ी सर्जरी हो रही है, लोग कम, अपने आप ही लोग कम आ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है, लोग अपने आप ही इतने कॉन्शियस हैं कि वो प्लान सर्जरी के लिए नहीं आ रहे। ये अभी समय उसके लिए बहुत अनुकूल नहीं मानते साधारण लोग भी, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का एक फैक्टर भी है, आवागमन अभी हाल सामान्य नहीं हुआ है, संकट ही है। धन्यवाद देवेंद्र जी। जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है या नेत्रदान की हम बात करते हैं, इस प्रक्रिया में जो आपके नेत्र बैंक है, इनकी भूमिका क्या है, ये क्या करते हैं एग्जैक्टली? हाँ, आपने बताया कि नेत्र बैंक का क्या रोल है। जैसे अभी आपने शुरू में बात की कि ब्लड बैंक, हम ब्लड दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, ऐसे ही हमारा ये आई बैंक जो है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी दे सकता है। हम पूरे हरियाणा से तो इकट्ठे करते ही हैं, कभी कभी कॉल चंडीगढ़ से भी आ जाती है, रोहतक से आ जाती है, पंजाब से भी कई बार फोन आ जाते हैं, तो हम कहीं से भी आइस ले लेते हैं।
और यहाँ पर प्रोसेसिंग करके उसको लैब इन्वेस्टिगेशंस करवा के, ब्लड टेस्ट करवा के, जैसे ब्लड बैंकों में ब्लड रखा जाता है, ऐसे ही नेत्र को केमिकल के अंदर रख देते हैं, वो कॉर्निया को काट के, जिसका कॉर्निया ठीक होता है वो काट के हम केमिकल में रख देते हैं और 6 दिन के लिए ये काम आ सकता है बस। आपने जो एक बात कही थी कि 40% दान किया हुआ कॉर्निया ही काम आता है, तो इसकी वजह यही होगा कि 6 दिन में अगर रिसीव करने वाला व्यक्ति मिलता है, कतार में कोई है तो वो लगता है। पर लकीली अभी तक यूटिलिटी रेट के हिसाब से कभी कोई आई वेस्ट हुई नहीं। भाई आंख ठीक ठाक थी और लेने वालों की कमी थी, ऐसा नहीं है। अभी भी मतलब काफी डिमांड है इसकी, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि सिर्फ मात्र 40,000 हो रही हैं, 20,000 ऑपरेशन हो रहे हैं और हमें रिक्वायरमेंट है कम से कम 2 लाख की। तो इस समय मतलब जो वेटिंग में लोग बैठे हैं बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास रजिस्टर बना होता है, हम वेटिंग में उनको भी बुला लेते हैं, या जो लेने वाले और भी कॉर्नियल सर्जन हैं ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि हैदराबाद, बॉम्बे, अमृतसर तक लोग यहाँ से मतलब आंखें मंगा लेते हैं। तो हम यहाँ से हर को सप्लाई करते हैं। ये नेत्र बैंक केवल मात्र करनाल के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी डिमांड दे सकता है, कोई भी आई सर्जन, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए बस। जिसने हमसे लेनी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर ही, आई सर्जन सभी नहीं कर सकते, ये भी गवर्नमेंट ने काफी हद तक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। सभी आई सर्जन कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, उनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है 3 महीने की, तब वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ऐसे आई सर्जन जो रजिस्टर्ड हैं वो अपनी डिमांड हमें भेज देते हैं, ईमेल पे भेज देते हैं, फोन से भी भेज देते हैं। तो हमारा जो स्टाफ का लड़का है जो आई बैंक में टिश्यू रखा हुआ है, 90% हरियाणा से ही कॉल आती है, तो बसेस में जाके 6-8 घंटे में पहुंच जाती हैं। उनका व्यक्ति भी आके ले जाता है, हमारा व्यक्ति भी जाके छोड़ आता है। अगर किसी को हमने बाहर भी भेजनी हो तो बाई एयर भी चली जाती हैं। दिल्ली बॉम्बे भी आजकल फ्लाइट्स प्रायोरिटी पे लगते हैं। जैसे ऑर्गन डोनेशन वाला काम जो है, अभी आपने कल सुना होगा, कल क्या सुना था आपने कि एक लड़की की डेथ हुई दिल्ली में, जाते जाते पूरे अंग दे गई दान। 7 व्यक्तियों को उसने जीवन दान दिया। एक लीवर के 4 हिस्से काम आ जाते हैं जी, 2 आंखें काम आ जाती हैं, पैंक्रियास 2 को काम आ जाता है, फेफड़े 2 को काम आ जाते हैं। ऐसे जब एक हेल्दी व्यक्ति जिसका सब कुछ ठीक होता है वो जाते जाते 11 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है। और कल ऐसा ही हुआ है। कल अगर आपने न्यूज में देखा होगा तो ग्रीन कॉरिडोर बनाई गई, 3 घंटे में दिल्ली तक आंखें पहुंचाई गई, 3 घंटे में आगे लंग्स पहुंचाए गए। बाई एयर के लिए भी जब ये ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा व्यवधान बना रखा है कि 6 घंटे के अंदर पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं से भी कोई ऑर्गन जाना हो तो ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से, बाई एयर के माध्यम से वो ऑर्गन पहुंचाए जाते हैं। अभी हमने भी करनाल में 2 बॉडीज जिनका अंगदान हुआ था, मरने लगे थे, अपने करनाल में पहुंचा, ये फर्नीचर वाले हैं, पंजाब फर्नीचर वाले, इनके किसी व्यक्ति की डेथ हुई थी। डेथ मतलब जब ब्रेन डेथ हो गई, उनको कन्विंस किया गया, वेंटिलेटर पे बॉडी दिल्ली शिफ्ट की गई, वहां पर उनके सारे ऑर्गन्स निकाल कर 11 व्यक्तियों को जीवन दान दिया गया। 2 व्यक्तियों को तो नेत्र ज्योति मिली ही मिली, पर 9 और व्यक्तियों को भी अंग दान के माध्यम से जीवन मिला। ये भी एक हिस्सा। अब हमने जैसे हर अपनी ओपीडी के स्लिप पे, हमारे बीच में कपिल जी बैठे हैं, पहला शुरुआत कपिल जी के घर पे हुई थी, पहली बैठक कपिल जी के घर पे हुई थी। माधव की जब शुरुआत हुई थी, पहले प्रधान और सेक्रेटरी कपिल जी और पंकज जी भारती थे, वहां से शुरुआत हुई थी। और आज ये जो पौधा उन्होंने लगाया था बड़ा अच्छा वट वृक्ष बन चुका है। बहुत अच्छे माध्यम से हमने नेत्रदान तो करते ही करते हैं, व्यक्तियों की बॉडी डोनेशन और अंग दान भी हम बड़ी अच्छी सफलता से कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक माध्यम बना लें कि नेत्रदान के साथ साथ रक्तदान तो जीवन में जीते जीते हो जाता है। अगर मरने लगे व्यक्ति, उस समय अगर थोड़ा सा कन्विंस कर दें, जैसे ब्रेन डेथ होती है एक्सीडेंट्स केस में, जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा वही होता है जो रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, उसकी बॉडी बहुत मतलब हेल्दी होती है,
क्योंकि कोई और बीमारी तो होती नहीं, रोड एक्सीडेंट हुआ तो बेचारे की डेथ हो गई। उस समय अगर कन्विंस कर दिया जाए उसके ऑर्गन्स काम आ जाते हैं। तो ये अगर हम नेत्रदान के साथ साथ अंगदान और देहदान की बात कर ली, देहदान तो मरने के बाद मेडिकल कॉलेज में साइंटिफिक काम के लिए काम आ जाता है, पर अंगदान तो हम जीते व्यक्ति को दे सकते हैं। तो ये भी हम नेत्रदान के साथ रक्तदान के साथ जोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा निवेदन। महेंद्र सिंह नरवाल जी लिख रहे हैं कि बहुत ही पवित्र कार्य है, हम सबको नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए। और नरेंद्र प्रताप सिंह जी ने लिखा है कि नेत्रदान महादान, जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान और देहदान की बात भी अब तो होने लगी है। रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, फिर रक्तदान की प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, ये काम माधव नेत्र बैंक करता है। इस काम में दिक्कतें तो बहुत आई होंगी जब शुरू किया, आगे बढ़े, वो किस तरह की दिक्कतें थी और आज हम कहां पर खड़े हैं? कितने लोग तैयार होते हैं सहज भाव से नेत्रदान करने के लिए? और नेत्रदान के लिए जो लोग पंजीकृत भी करते हैं, क्या वास्तव में वो सारे के सारे नेत्रदान कर पाते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हमने 2006 में ये कार्य शुरू किया था जी, उस साल पूरे साल में हम केवल 2 आंखें ही ले पाए थे, मतलब 2 व्यक्तियों ने नेत्रदान किया था जी। अभी आपने जिक्र किया कि अभी हमारे जो डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो हमारे इस समय के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र प्रताप जी चौहान, आप जानते होंगे, करनाल के डेंटिस्ट हैं जी। इस समय माधव नेत्र बैंक को भली भांति चला रहे हैं। बाकी भी हमारे जो 11 सदस्य और हैं, शुरू में हमने बहुत कोशिश की, जब भी कोई डेथ होती थी उनके घर पे पहुंच जाते थे, हम कोशिश करते थे, कन्विंस करते थे, 10 में से 9 व्यक्ति ना कर देते थे। फिर समझ में आई बात कि ये तो लोगों के मन में घुस गया है कि मरने के बाद अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे, इसलिए वो नेत्रदान नहीं करते। तो फिर मैंने अपने यहाँ पर मंदिरों में जाकर, मतलब शुरुआत हमने स्वामी ज्ञानानंद जी से की थी, और आर्य समाज के जितने यहाँ पर प्रवचन होते थे, और उनसे मैंने निवेदन किया, उन साधु महात्माओं से निवेदन किया कि आप थोड़ी सी बात रखें। तब ज्ञानानंद जी ने जब ये बात अपने मंदिरों से शुरू की, अपने प्रवचनों में शुरू की, और आर्य समाज के कुछ बंधुओं ने इसको पकड़ लिया और अच्छे तरीके से उन्होंने लोगों में इसको जागरूक किया। फिर एक बारी अपने यहाँ पे अपने रामदेव जी आए थे करनाल में जी, आज से 12-13 साल पहले, तब हमने नया शुरू किया था। तब उनके माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक में, बड़े अच्छे तरीके से वो रोज अपने उस लेक्चर में सुबह 10-15 मिनट इस विषय पर बात लेते थे कि नेत्रदान करिए, देहदान करिए, ये करिए। तो स्वामी ज्ञानानंद जी व अन्य कवि जितने भी रिलीजियस लोग थे, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। तब जाकर हम 2 से लेके 4 पहुंचे। 4 सालों के बाद हमारा केवल मात्र 16 आंखों तक हम सीमित रह पाए थे। फिर खैर धीरे धीरे सभी के प्रयास से, हमारे बीच में राजकुमार जी हैं, चरणजीत बाली हैं, ये बड़े ही अनथक तरीके से काम करते हैं, अपना आश्रम करके वो आश्रम चलाते हैं। उनके बड़े अनथक प्रयास से, क्योंकि वो लावारिस लाशों को पहले वो अपना करते थे, देह संस्कार करते थे जी। पर गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था कि कोई भी लावारिस लाश को आप हाथ नहीं लगा सकते। फिर हमने यहाँ के डीसी को, प्रशासन को, एसपी को रिक्वेस्ट की, 1-2 बारी बात हुई तो वो भी मान गए। फिर यहाँ के एसपी ने लिख के दे दिया कि लावारिस लाश की आंख आप ले सकते, क्योंकि आपने जलाई देनी है उस संस्था वालों ने, क्योंकि लोग जल्दी मानते नहीं थे। पहले से कोई कानून में इस तरह का प्रोविजन नहीं था डॉक्टर साहब, या आज भी है कि नहीं है? आपको एसपी से परमिशन लेनी पड़ी? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की थी, इवन अपनी सरकार से भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि अपने हर सरकारी पेपर में ये छाप दिया जाए, या लाइसेंस के ऊपर जो ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं उसमें भी अनिवार्य कर दिया जाए कि ये नेत्रदान होना चाहिए। तो मतलब लीगली, मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे अभी नहीं हो पाया। लंका में उन्होंने किया था, लंका में एक हिस्सा उन्होंने, मतलब अगर लंका का 1/4 ऑफ स्टेट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मरने के बाद बॉडी जो है वो सरकार की होगी। अच्छा, तो मैक्सिमम डोनेशन पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लंका ने निर्यात की आंखें। तो सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने में लंका का हाथ है।
वहां से भी हमने कई बार बात की थी कि ये अगर हम सरकार हमारी कुछ हद तक जो डेथ्स अनवांटेड मतलब हो जाती हैं, इलीगल हो जाती हैं, या ऐसी जहां बॉडी लावारिस हो जाती है, एटलीस्ट उनकी आंखों को तो 100% निकालने का व्यवधान हो जाना चाहिए। पर अभी तक वो सरकारी लेवल पे नहीं हुआ, पर एसपी और डीसी के लेवल पे 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स ने उन्होंने लिख के दे दिया कि आप लावारिस लाशों की आंखें ले सकते हो। बाकी तो लकीली अब बहुत अच्छा हो गया है, लोगों में बहुत अच्छी अवेयरनेस हो गई है। शुरू में तो बहुत मुश्किल आई, हमें बहुत मुश्किल आई, घर घर में जाते थे, हमारे स्टाफ वाले कन्विंस करते थे। अब ये कपिल जी बैठे हैं हमारे बीच में, नरेंद्र प्रताप जी बैठे हैं, इनसे एक्सपीरियंस सुनेंगे तो बहुत मतलब अच्छे एक्सपीरियंस सुनते हैं तो ये रिजल्ट अच्छे दिखने लग गए हैं। अब 1,000 की डोनेशन होना 1 साल के अंदर तो अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पूरे भारतवर्ष में अब माधव नेत्र बैंक का अपना स्थान बना हुआ है। आंखें दान करना तो डॉक्टर साहब ज्यादा बड़ी बात है, और फिर देह दान तक लोगों को कन्विंस करना वो अपने आप में एक जटिल काम है। मुझे ध्यान है कि ब्लड डोनेशन को लेकर भी शुरुआती दौर में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बहुत दिक्कतें थी, और आईएमए के प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे सिरसा के डॉक्टर बेनीवाल, डॉक्टर वेद, वो उन्होंने एक बार वहां सिरसा में हमारे कम्युनिटी रेडियो पर वो एक दिन एक इंटरव्यू में मेरे साथ थे, जैसे आज आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में एक आध बार ऐसा भी केस हुआ कि एक माता पिता अपने बच्चे को अस्पताल में उनके लेके आए और उन्होंने कहा कि भाई खून देना पड़ेगा। तो माता पिता बीमार बच्चे को पहले तो पूछा कौन देवेगा, क्यों कर देवेगा, तो उन्होंने कहा भाई थारे में तो कोई सा दे दो। तो वो माता पिता का दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा होगा या कोई ऐसी स्थिति होगी, उन्होंने कहा बेटे का ले सकते, दूसरा बेटा था। तो वो डॉक्टर साहब ये किस्सा यूं सुनाते थे कि जो पेशेंट था वो नौजवान ही था और उसके माता पिता उसको अस्पताल में छोड़ के भाग गए, गायब हो गए। दूसरा बेटा रक्तदान ना करे या करने के लिए जब कहा गया तो कहने लगे भाई डॉक्टर जी यो तो मारा मरण हो रहा, तो दूसरे ने और मारेगा खून काट के, और वो को छोड़ के। तो इस तरह का भ्रम रक्तदान को लेकर भी शुरुआती दौर में रहा, हालांकि अब वो स्थितियां वैसी नहीं है, ये सुखद बात है। जी, आपने जिक्र किया था कि सक्षम के बारे में भी थोड़ा वही सक्षम क्या है और उसके अंतर्गत आप लोग क्या करते हैं ये भी बताएं। एक दो सवाल और मैं पूछूंगा चलते चलते आंखों के संभाल को लेकर, लेकिन सक्षम पर पहले बात हो जाए डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है। जब हम ये अंधता निवारण की बात करते थे, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की बात करते थे, तब तो मात्र केवल माधव नेत्र बैंक ही था। जब इसका विषय बढ़ाया गया तो सक्षम एक संस्था बनाएगी ऑल ओवर इंडिया, समदृष्टि क्षमता एवं विकास मंडल। मतलब कोई भी व्यक्ति अक्षम ना रहे तो उसको सक्षम कैसे बनाना है। सक्षम तो वैसे ये वर्ड जो बनाया गया था वो समदृष्टि क्षमता एवं विकास मंडल था, पर वो क्योंकि सक्षम वैसे हिंदी में वो लगता है अक्षम और सक्षम ये वैसे मशहूर हो गया, तो सक्षम में राष्ट्रीय स्तर पर पहले तो इसमें 7 डिजीजेस थी। जैसे ब्लड डोनेशन की बात आई, उसको हम प्राणदान कहते हैं। कानों से जो दृष्टि मतलब कानों से जो बाधित है, वो श्रवण बाधित है, उनका अलग प्रकोष्ठ बनाया गया। जो हड्डियों से थे उनको अलग प्रकोष्ठ बनाया गया। ऐसे 7 प्रकोष्ठ बनाए। जब ये 7 प्रकोष्ठ बनाए तो धीरे धीरे पता लगा कि ये 7 से भी पूरा नहीं हो पा रहा। तब अब गवर्नमेंट ने भी डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर 21 डिजीजेस को कवर किया है। तो सक्षम में इस समय 21 डिजीजेस को कवर किया गया है, जिसमें कॉमनली हम तो पोलियो अफेक्टेड, ब्लड अफेक्टेड, कानों से अफेक्टेड, आंखों से अफेक्टेड वो कॉमनली देख रहे हैं, लेप्रेसी है, ऐसी डिजीज को कवर किया है। पर गवर्नमेंट ने, आप सुन के हैरान हो गए कि केंद्र सरकार का बजट, अगर मान लो, मैं एग्जैक्ट नहीं पता, अगर पहले सिर्फ 100 करोड़ का था तो इनके आने के बाद, केंद्र सरकार में आने के बाद हर साल वो डबल होता जा रहा है। 7 साल में अब 1800 करोड़ रुपया सक्षम के माध्यम से और डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर दिया गया। मतलब उनको क्रचेस दी गई, साइकिल दिए गए, उनको आई के इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए। तो अगर आप उस डाटा में जाएंगे तो ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो सक्षम के माध्यम से और ये RPWD के एक्ट के माध्यम से भी बड़ा बदलाव आने वाला है। पर कार्य इतना ज्यादा है
कार्यकर्ता अभी भी बहुत थोड़े पड़ जाते हैं। जो हमारे 21 आयाम हैं, अगर दो व्यक्ति भी हमें और मिल जाएं, मतलब 42 व्यक्ति करनाल में और दूसरे आयाम पकड़ने के लिए मिल जाएं, तब ये काम गति पकड़ सकता है। और सक्षम अपने रूप में पूरे हरियाणा में इस समय केवल 4 जगह पर चलता है। एक अंबाला में है, थोड़ा सा चंडीगढ़ में है और इधर गुड़गांव में चलता है। सिर्फ 4 स्थानों पर सक्षम की ब्रांचेस बन पाई हैं। प्रयास है, मेरा भी इतना प्रवास नहीं हो पाता, पर पूरा निश्चय है कि हाँ और लोग जुड़ेंगे, नई युवा शक्ति सामने आएगी, तो शायद ये कार्य वो लोग इसको आगे अच्छी भली भांति कर पाएंगे। इतना ही कहना। जो जागरूकता का पार्ट है, लोगों को जगाने का, कन्विंस करने का, उसमें और क्या किया जा सकता? लोगों को कन्विंस करना, नेत्रदान के लिए, नेत्रदान के अभियान को और गति देना, इसके लिए और क्या क्या करने की गुंजाइश है? मैं, अगर मेरे सुनने वालों में से कोई स्कूल के प्राध्यापक हों, टीचर हों, या कोई ऐसी संस्था से लोग जुड़े हों जो बच्चों तक ये संदेश पहुंचा पाए, क्योंकि सबसे अच्छा माध्यम स्कूलों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, कुछ छोटी छोटी लघु नाटिकाओं के माध्यम से, छोटे छोटे बैनरों के माध्यम से, स्कूलों में प्रतियोगिता कराने के माध्यम से, ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन कराने से, जैसे हमने यहाँ पर करनाल में 2 बारी अंधता रैली कराई थी। अपने मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे और लगभग 400 लोग उसमें शामिल हुए थे। सबको हमने आंखें बांधकर आधा किलोमीटर की पैदल यात्रा करवाई थी। तो उससे बोध हो जाता था कि किसी व्यक्ति को अगर आंखें बंद कर दी जाएं, वो 1 मिनट के लिए भी मुश्किल हो जाती है उसके लिए। 15 मिनट के लिए जब हमने आंखें बंद कराई तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे पक्के हो गए थे। कईयों ने तो वो पट्टी बांधी थी मैंने, कईयों ने खोल के वो चलते रहे। अंधता में जब रैली थी तो बाद में कईयों ने कहा, डॉक्टर साहब हमने तो बिल्कुल सीरियसली जब से आपने शुरू कराई और अंत तक हमने आंखें खोली ही नहीं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम रैली कर रहे थे। वो व्यक्ति आज भी, उनके घर के आसपास कोई व्यक्ति कोई मृत्यु को प्रदान होता है तो वो सबसे पहले फोन करते हैं। तो बहुत अजीब खुशी होती है जब ऐसे व्यक्ति जिनको मैंने अंधता रैली में ज्वाइन करवाया था और जिन्होंने सीरियसली उसको भाग लिया, उनके मन में ऐसी बात चली गई कि डॉक्टर साहब ये तो आपने रैली करवा दी, हमारा तो जीवन बदल दिया। हमें महसूस हुआ 10 मिनट के अंदर कि कोई व्यक्ति जो तो दृष्टि बाधित है वो कैसे जीता होगा। तो तब से मतलब वो एक जागरूकता के माध्यम से वो रैली का हुआ था। बच्चों में हमने ऑन द स्पॉट कंपटीशन कई स्कूलों में करवाए, बड़े अच्छे रिस्पॉन्स है। वो घर में जाके समझाते थे वो पेरेंट्स को। व्यक्ति के मन को छूने की बात है, विषय अगर उसके दिल को छू गया तो फिर वो संकल्प लेता ही है, उस दिशा में बढ़ता ही है। यही तरीका है, हम एक दूसरे को जगाते चलें, टोकते चलें। और जैसे आपने बताया था, वो बलबीर जी ने भी उस पॉइंट को उठा ही दिया कि जब शुरुआती दौर में आप लोगों ने माधव नेत्र बैंक के नाते काम करना शुरू किया तो संतों के रास्ते, प्रवचनों के माध्यम से, चाहे आर्य समाज वाला आपने जिक्र किया, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का जिक्र किया, उनके जो लोग समाज को कन्विंस कर सकते हैं, जिनकी सुनते हैं लोग ध्यान से, वे लोग जब बात कहते हैं फर्क पड़ता है। जिस तरह का हमारा आपका आजकल जीवन हो गया है और जिसमें आपने ये भी हम चर्चा कर चुके कि जो स्क्रीन पर जो हमारा टाइम है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो या लैपटॉप की स्क्रीन हो। मेरे जैसे लोग जिनको टेलीविजन पर या ऑनलाइन कार्यक्रमों में रहना होता है तो कैमरे को बहुत फेस करना पड़ता है, तेज लाइटों का सामना बहुत ज्यादा करना होता है। तो साधारण जो हमारे नागरिक हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, वे लोग अपनी आंखों को उनकी रूटीन देखभाल में कौन कौन से बिंदुओं को अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बना लें कि आंखों की संभाल स्वतः होती चले? क्या क्या है जो रोज आंखों के लिहाज से करना चाहिए? मैं 1-2 जल्दी लाइनों में पूरा करूंगा कि कभी भी किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो वो इग्नोर ना करें। एक तो बात बड़ी पक्की है, बच्चों का है तो चश्मा लगवाना है तो लगवा लेना चाहिए। 40 साल के बाद हर व्यक्ति को चश्मा लगता ही है, काफी लोग अवॉइड करते हैं। 40 साल के बाद कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं होगा जिसको नजदीक का चश्मा ना लगता हो, तो उसको लगाना ही चाहिए। उसको जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि मैं तो जवान हूँ, मुझे तो इतनी खाली है, मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा। तो हमें चश्मा लगाना ही चाहिए समय पर। 60 साल के आसपास मोतियाबिंद बन जाता है, उसकी भी प्रॉपर चेकअप हो जानी चाहिए। जैसे आपने बताया कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक को होता है, 2%
काला मोतिया भी हो जाता है। तो आंख का प्रेशर, जैसे बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, ऐसे आंख का प्रेशर भी बढ़ता है। तो 40 साल के बाद, जैसे अब तो रूटीन बन गया है कि बीपी और शुगर लोगों को पता लग गया है कि ये दो चीजें चेकअप होनी ही चाहिए। आम व्यक्ति भी फटाफट अपना ये काम करवा लेता है कि मुझे शुगर बीपी नहीं है। तो ऐसे ही आंख का एक बारी चेकअप 5 साल में एक बारी हो जाना चाहिए, ताकि काला मोतिया या और कोई बीमारी ना हो जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाए। तो अपना समय पर ख्याल रखें। कोई दवाई की ऐसी आवश्यकता नहीं है। ताजे पानी, नॉर्मल पानी से आंखें धो सकते हैं। हाँ, कोई मजबूरी है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, तब जाकर दवाई का इस्तेमाल करें, अन्यथा कोई दवाई का इस्तेमाल ना करें। और अंत में मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और आपने भी इतनी सजगता से और सहजता से कह दिया कि मैं जीते जीते एक आंख भी दान कर सकता हूँ। ये बहुत एक विचार आपके मन में आया कि नेत्रदान होना ही चाहिए। ये लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आप आगे आए। आपके साथ जो साथी आपके रेडियो के थे, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने पीछे से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारी अंत में माधव नेत्र बैंक की जो टीम है, जो इस कार्य में आपने तो मुझे आगे बैठा दिया, उसके बारे में चर्चा कर ली, पर सारा श्रेय मेरा उन कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने इस माधव नेत्र बैंक को सफल बनाया है और आगे बढ़ाया है। मैं सबका और आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और समय समय पर आंखों से जुड़े और मसलों पर भी हम आपको अपने श्रोताओं और मित्रों के साथ रूबरू यूं ही कराते रहेंगे। आपकी व्यस्त दिनचर्या में हम भी समय मांगने आते रहेंगे, समय दान के लिए आपके पास आएंगे, ताकि और तमाम तरह के दान के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके। और रेडियो ग्रामोदय का काम ही ये है कि लोगों को जगाना है। जहां तक हम सुने जाते हैं, जो हमको सुनते हैं, हम उनको जगाने में मदद करते हैं। करनाल के मित्र माधव नेत्र बैंक की और सक्षम की गतिविधियों के साथ जुड़ें, इस आह्वान के साथ मैं आपको वापस स्टूडियो लिए चलता हूं। सबको राम राम। कल किसी नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना। जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना।